मैं पंकज कुमार गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड, गांधी महाविद्यालय उरई, आज के वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन यानी शैक्षिक प्रशासन के विकास का अध्ययन करेंगे। इसमें हम जानेंगे कि किस प्रकार एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन का विकास हुआ। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। शैक्षिक प्रशासन का विकास, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। जैसा कि हम पिछले वीडियो में जान चुके हैं कि शैक्षिक प्रशासन का उद्गम स्थल सामान्य प्रशासन रहा है। जैसे जैसे ज्ञान के भंडार में वृद्धि होती गई और सामाजिक परिवर्तनों को महसूस किया गया, वैसे वैसे सामान्य प्रशासन में भी नए नए आयाम और विचारधाराएं जुड़ती गई। इस नवीनीकरण का सीधा असर शैक्षिक प्रशासन के स्वरूप पर पड़ा। इसमें नए नए संप्रदाय एवं अवधारणाएं जुड़ने से इसका दायरा विस्तृत हो गया। शैक्षिक प्रशासन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझने के लिए सामान्य प्रशासन के विकास की विभिन्न अवस्थाओं को जानना आवश्यक है। सामान्य प्रशासन की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन 3 युगों में बांटकर किया जा सकता है। पहला है परंपरावादी युग, क्लासिकल एरा। ये 1900 से 1935 तक चला। इस युग में प्रशासन की व्यवस्थित अध्ययन की शुरुआत मानी जाती है। इस युग के प्रवर्तकों के अनुसार प्रशासन किसी संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति का साधन मात्र है। क्या है? प्रशासन किसी संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति का साधन मात्र है, यानी इट इज़ द ओनली मीन्स टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। इस विचारधारा के आधार पर कुछ विचारधाराएं हैं जिनके आधार पर इस युग को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। ये 3 भाग कौन कौन से हैं? पहला है वैज्ञानिक प्रबंध का युग, यानी इसमें साइंटिफिक मैनेजमेंट पर बल दिया गया। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई, जिसके फलस्वरूप बृहद स्तर पर यंत्रीकृत यानी यंत्रों के माध्यम से उत्पादन प्रत्येक उद्योग का लक्ष्य बन गया। सबका एक ही अचीवमेंट, एक ही ऑब्जेक्टिव्स हो गया, एक ही एम हो गया कि किसी तरह बृहद पैमाने पर और यंत्रों की सहायता से उत्पादन किया जाए, ताकि यंत्रों की सहायता से बहुत बड़े पैमाने पर और बहुत अच्छा उत्पादन किया जा सकता है। तो यही लक्ष्य बन गया। इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में वैज्ञानिक प्रबंध युग की शुरुआत की गई। इस कार्य को संगठित एवं ज्ञान के आधार पर करने की पद्धति है। यह किसी कार्य को संगठित और ज्ञान के आधार पर करने की पद्धति है। यह एक ऐसी व्यवस्था है जो रूढ़वादी, परंपरागत एवं अनुमानित अवधारणाओं के स्थान पर तर्कों, तथ्यों, प्रयोग एवं विश्लेषण पर आधारित सिद्धांतों को स्वीकार करती है। इस विचारधारा के विकास में अनेक विद्वानों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसमें चार्ल्स बेबेज, टेलर, हेनरी ग्रैंट, फ्रैंक गिलब्रेथ, लिनियन गिलब्रेथ, कुक आदि प्रमुख हैं। परंतु इस विचारधारा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण योगदान F.W. टेलर का है। इसलिए टेलर को वैज्ञानिक प्रबंध का जन्मदाता कहा जाता है। फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है। उनकी विचारधारा को टेलरवाद भी कहा जाता है। तो F.W. टेलर को वैज्ञानिक प्रबंध का जन्मदाता माना जाता है, फाउंडर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट माना जाता है, तथा उनकी विचारधारा को टेलरवाद भी कहा जाता है। इसका विस्तृत अध्ययन हम एक अलग वीडियो में करेंगे। दूसरी विचारधारा है, दूसरा युग
प्रशासनिक विचारधारा का युग है। एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी एरा, यानी पहला एरा हो गया साइंटिफिक मैनेजमेंट, दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव एरा। यह विचारधारा प्रशासन के उच्च स्तर पर सामान्य पहलुओं से संबंधित रही है। इसके प्रवर्तकों में हेनरी फ्योल का नाम अग्रणी है। इन्होंने प्रशासन को सार्वभौमिक कौशल बताते हुए उससे संबंधित 14 मार्गदर्शक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है, जिनका अध्ययन हम एक अलग वीडियो में करेंगे। फ्योल की विचारधारा को प्रशासन को एक प्रक्रिया के रूप में माना जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन एज प्रोसेस के रूप में हेनरी फ्योल ने प्रशासन को स्वीकार किया है। इस संदर्भ में दूसरा नाम लूथर गुलिक का आता है। इन्होंने प्रशासन के संबंध में पोर्ट्स कॉर्व का एक सूत्र दिया, जिसमें तो प्रशासनिक विचारधारा में दूसरा नाम लूथर गुलिक का आता है। इन्होंने प्रशासन के कार्यों का सूत्र पोस्ट कॉर्व बनाया। POST मिक्स है, मिला के है, RB ई लग गया है यहाँ, ये ई ना होकर B है, जिसमें P का अर्थ है प्लानिंग यानी नियोजन, O का अर्थ है ऑर्गेनाइजिंग, S का अर्थ है स्टाफिंग नियुक्ति, D का अर्थ है डायरेक्टिंग, CO का अर्थ है कोऑर्डिनेटिंग, R का अर्थ है रिकॉर्डिंग और B का अर्थ है बजटिंग। इसका अध्ययन भी हम विस्तृत अध्ययन भी इसका अलग वीडियो में करेंगे। तीसरी विचारधारा इसमें है नौकरशाही प्रबंध युग। ये एक ही युग में आते हैं तीनों। ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट एरा। तो नौकरशाही प्रबंध एक प्रतिष्ठित परंपरागत विचारधारा रही है, जिसका अस्तित्व आज भी अनेक प्रशासनिक व्यवस्थाओं में देखने को मिलता है। इस विचारधारा के सबसे अधिक व्यवस्थित अध्ययन का श्रेय जर्मनी के एक समाजशास्त्री थे मैक्स वेबर, उनको दिया जाता है। वेबर के अनुसार नौकरशाही का अर्थ होता है नियुक्त किए गए अधिकारियों की एक प्रशासनिक व्यवस्था। इस व्यवस्था में सत्ता और शक्ति पद में निहित होते हैं, ना कि व्यक्तियों में। यानी यहाँ पे जो भी शक्ति और पद शक्ति होगी, सत्ता होगी, वो किसी पद में होंगे, किसी व्यक्ति विशेष में नहीं होंगे। जब कोई व्यक्ति उस पद पर होगा तब तक उसके अंदर उस पर सत्ता और शक्ति रहेगी। जैसे ही वह पद से हट जाएगा तो उसकी शक्ति और सत्ता भी हट जाएगी। नौकरशाही अर्थव्यवस्था है। नौकरशाही व्यवस्था अपनी विशेषताओं जैसे पद सोपान, श्रम विभाजन, अव्यक्तिक संबंध, लिखित नियम, निश्चित कार्य, कानूनी सत्ता, शक्ति आदि के कारण तकनीकी दृष्टि से उच्च मात्रा की विवेकशीलता तथा प्रभावशीलता प्राप्त करने की योग्यता रखते हैं। तो ये पहला जो युग था परंपरावादी युग, क्लासिकल एरा। इसकी जो 3 एरा बताए हैं इसमें वो है एक साइंटिफिक मैनेजमेंट, दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी एरा और तीसरा बताया नौकरशाही। अगला युग, अब दूसरे में आते हैं। दूसरा युग है नव परंपरावादी युग, जो कि 1935 से 1950 तक चला। इसमें एक चीज़ और बताना चाहेंगे। जो पहला है परंपरावादी युग, जो 1900 से 1935 तक चला। इस युग में ही व्यवस्थित अध्ययन की शुरुआत हुई। साथ ही साथ मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन को अलग भी यहीं पर किया गया। पहले मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों को एक ही समझा जाता था, लेकिन 1923 के बाद इनमें डिफ्रेंशिएशन होना प्रारंभ हुआ। इसके साथ ही मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में जब हम अंतर को देखते हैं तो इसमें
एक चीज़ आती है एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट में ये अंतर है, ये 1923 से होना प्रारंभ हुआ है। 1923 से पहले दोनों को एक ही माना जाता था। अब इसमें कन्फ्यूजन इसलिए रहता है क्योंकि एक अमेरिकी कंसेप्ट और ब्रिटिश कंसेप्ट में एक दूसरे से जस्ट अपोजिट है। क्योंकि हम जानते हैं कि भारत ब्रिटिश का उपनिवेश रहा है। ब्रिटिश का उपनिवेश रहने के कारण यहाँ पर ब्रिटिश कंसेप्ट ही माना जाता है। उसी के अनुसार आपको आंसर देने हैं। अब एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट का अध्ययन हम एक अलग वीडियो में करेंगे कि ब्रिटिश कंसेप्ट में किसको अच्छा माना जाता है, किसको श्रेष्ठ माना जाता है, और अमेरिकी में किसको श्रेष्ठ माना जाता है। अब हम आते हैं दूसरे युग पर, नव परंपरावादी युग, नियो क्लासिकल इरा, जो कि 1935 से 1950 तक चला। कुछ लोग इसको 1970 तक भी मानते हैं। किम्ब्रो और मिकेल ने इस काल को संक्रमण काल, ट्रांजिशन इरा कहा है। क्या कहा है? ट्रांजिशन। ट्रेडिशनल नहीं, ट्रांजिशन इरा कहा रहा है। व्यवहारवादी विज्ञान में हुए नए नए अनुसंधानों एवं प्रयोगों ने परंपरावादी विचारधारा को त्रुटिपूर्ण साबित किया, जिसके फलस्वरूप प्रशासन की नई विचारधारा का सूत्रपात हुआ, जिसमें औपचारिक संगठन के स्थान पर मानवीय पहलुओं पर बल दिया जाने लगा। इस युग के प्रवर्तकों का योगदान निम्नलिखित है। इसमें कई लोगों का योगदान है। ये एक मानवीयता को इसमें बल दिया गया है। मानव संबंध थ्योरी भी इसको कहा जाता है, जिसका डिटेल में अध्ययन बाद में करेंगे। पहले देखते हैं कि प्रवर्तकों का क्या क्या योगदान है। एक हुए जॉर्ज एल्टर मियो। इन्होंने अपने साथियों प्रोफेसर एफ.जे. रोथलिसबर्गर तथा विलियम जे. डिक्सन के साथ मिलकर वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी के शिकागो में स्थित था हाउथॉर्न संयंत्र में श्रमिकों पर 1924 से 1933 के बीच कई प्रयोग किए। उन प्रयोगों के निष्कर्ष के आधार पर उन्होंने यह कहा कि किसी संगठन को एक सामाजिक प्रणाली के रूप में तथा इसके सदस्यों को चेतना युक्त प्राणी के रूप में देखा जाना चाहिए। उन्होंने जिस विचारधारा को जन्म दिया उसे मानव संबंध विचारधारा के नाम से जाना जाता है, जो आगे चलकर प्रशासन की विचारधारा के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ। क्योंकि इसी विचारधारा में हाउथॉर्न जो यहाँ पर प्रयोग हुआ, हाउथॉर्न इफेक्ट का प्रतिपादन भी यहीं पर हुआ था, इन्हीं के प्रयोग से हुआ था। इसीलिए उसको हाउथॉर्न इफेक्ट कहा जाता है, जो कि कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि हाउथॉर्न इफेक्ट क्या है। तो हाउथॉर्न इफेक्ट होता है जब जिसके ऊपर प्रयोग किया जा रहा है, प्रयोज्यों को ये पता हो कि उनके ऊपर प्रयोग किया जा रहा है, तो उसका जो मनोवैज्ञानिक प्रभाव होता है वही हाउथॉर्न इफेक्ट कहलाता है। दूसरे आए हैं मेरी पॉर्कर फोलेट। ये भी मानव संबंध से संबंधित हैं। फोलेट के संबंधों में मनोविज्ञान पर महत्वपूर्ण कार्य किया। फोलेट ने जो कार्य किया है मनोविज्ञान पे महत्वपूर्ण कार्य किया है। उन्होंने प्रबंध के कई महत्वपूर्ण विषयों जैसे नेतृत्व, रचनात्मक संघर्ष, आदेशों का मनोविज्ञान, सत्ता, नियंत्रण, समायोजन, सहभागिता, सहमति, समझौता आदि पर अपने मूल्यवान विचार प्रकट किए। उन्होंने प्रबंध में मेलजोल, समूह चिंतन तथा नवीन प्रजातांत्रिक मूल्यों को अपनाने पर जोर दिया है। अब इसका विस्तृत अध्ययन बाद में करेंगे। अगले हुए हैं ओलिवर सेल्डन। सेल्डन ने भी उपक्रम को मनुष्यों तथा मानवीयता का एक जटिल आकार माना है। उनका आदर्श था कि व्यक्ति पहले है, यानी सबसे पहले क्या है? सबसे पहले है व्यक्ति, मानव सबसे पहले है, यंत्र नहीं है। जो आपकी पहली विचारधारा थी साइंटिफिक मैनेजमेंट,
वो व्यक्ति को व्यक्ति मानती नहीं थी, वो यंत्र मानती थी व्यक्ति को, जबकि मानव संबंध में व्यक्ति को व्यक्ति माना गया है। पहले व्यक्ति है, जो भी कार्य हम कर रहे हैं, प्रशासन का कार्य जो भी हो रहा है वो मनुष्य के लिए ही हो रहा है। ये ओलिवर सेल्डन का मानना है। चेस्टर बर्नार्ड ने प्रबंधकीय प्रक्रिया का मानवीय एवं सामाजिक विश्लेषण किया। उन्हें सामाजिक प्रणाली का जन्मदाता माना जाता है। इस वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं, बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं जिससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं परीक्षा के लिए। बहुत उपयोगी वीडियो है ये। तो चेस्टर बर्नार्ड को क्या माना जाता है? सामाजिक प्रणाली का जन्मदाता माना जाता है। 1940 के बाद मानवीय संबंध की विचारधारा में एक नया मोड़ आ गया। कई विद्वान यह मानने लगे कि मनुष्य केवल सामाजिक संबंधों से प्रेरित होकर ही कार्य नहीं करता, वरन वह अपनी मानसिक, भावात्मक तथा आत्मविकास की भावनाओं से प्रेरित होकर कार्य करता है। इस तरह प्रशासन का विकास व्यवहारवादी विज्ञान के रूप में होने लगा, जिसमें विभिन्न पहलुओं जैसे सामाजिक अंतर्व्यवहार, अभिप्रेरणा, सत्ता की प्रारूप, संप्रेषण, नेतृत्व, कार्य रचना, वैयक्तिक आवश्यकताओं आदि पर बल दिया गया। इस दृष्टिकोण को समृद्ध बनाने में जिन विचारकों का योगदान है वो निम्नलिखित है। पहला है कर्ट लुईन, इनका नाम आपने पहले भी साइकोलॉजी की थ्योरीज में पढ़ा होगा। इन्होंने व्यक्तित्व और व्यवहार की अवधारणा के संबंध में अपने विचार दिए। उनका परिवर्तन मॉडल, शक्ति क्षेत्र के विश्लेषण तथा अभिलाषा का स्तर विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उन्होंने परिवर्तन का एक मॉडल दिया था, डिफ्रीजिंग, फ्रीजिंग, इस तरह का एक मॉडल दिया है इन्होंने। बाद में फिर फ्रीज करते हैं, इसका वर्णन हम बाद में करेंगे। एंग्लियरेसिस लिकर्ट ने अनुसंधान का जो केंद्र है वो मानव रहा है। इन्होंने जो अनुसंधान किए उसके केंद्र में हमेशा मानव रहा लिकर्ट के। इन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि कार्य केंद्रित पर्यवेक्षण के स्थान पर, जो टास्क सेंटर्ड सुपरविजन है, उसके स्थान पर कर्मचारी केंद्रित सुपरविजन अधिक महत्वपूर्ण है। यानी पर्सनल सेंटर्ड सुपरविजन, कर्मचारी भी एक मानव होगा, इसलिए इनका केंद्र मानव रहा है। इन्होंने कहा कार्य पर इतना महत्व न दो, कार्य पर केंद्रित न करके कर्मचारी पर केंद्रित रखना चाहिए हमें अपना सुपरविजन। अगला हुए हैं अब्राहम मास्लो ने मानव अभिप्रेरणा की विचारधारा को स्पष्ट करते हुए मानवीय आवश्यकताओं को 5 श्रेणियों, शारीरिक, सुरक्षात्मक, सामाजिक, स्वाभिमान तथा आत्मविकास में विभक्त किया है। उसका यह मत है कि व्यक्ति एक निश्चित क्रम में ही अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रयासरत रहता है। अगले व्यक्ति हैं हर्जबर्ग ने अभिप्रेरणा को 2 घटक आरोग्य विचारधारा का प्रतिपादन किया है। इन्होंने अभिप्रेरणा की 2 घटक आरोग्य विचारधारा, उनका मत है मनुष्य की 2 आवश्यकताएं होती हैं। जो मनुष्य की आवश्यकताएं होती हैं उसके 2 समूह होते हैं, एक स्वस्थ तत्व, दूसरा अभिप्रेरण तत्व। अब स्वस्थ सबसे महत्वपूर्ण होगा और अभिप्रेरण उसके बाद सेकेंडरी होगा। क्या है? पहला स्वास्थ्य तत्व, 2 तत्व माने हैं इन्होंने। ये तत्व कार्य के वातावरण का निर्माण करते हैं। ये अभिप्रेरणा के लिए आवश्यक होते हैं, किंतु ये स्वयं अभिप्रेरणा नहीं होते। ये अभिप्रेरणा तो नहीं होते लेकिन स्वस्थ तत्व होते, क्योंकि व्यक्ति जब तक स्वस्थ नहीं होगा तब तक वो अच्छा कार्य नहीं कर सकता, कितना भी उसको अभिप्रेरित किया जाए। दूसरा है अभिप्रेरक तत्व। इसके अंतर्गत वे तत्व आते हैं जो संगठन के सदस्यों के अभिप्रेरणा स्तर को ऊंचा उठाने में सहायक होते हैं। ये अभिप्रेरक तत्व केवल अभिप्रेरणा के स्तर को ऊंचा उठाने में सहायक होते हैं। यदि व्यक्ति स्वस्थ नहीं होगा
तो किसी भी स्तर पर छात्र व्यक्ति अभिप्रेरित नहीं हो सकता। इसीलिए इन्होंने स्वास्थ्य को मूल तत्व माना है। स्वास्थ्य को क्या माना है? मूल माना है। और अभिप्रेरण उसमें केवल सहायक होता है। ये हर्ज़बर्ग का द्विघटकीय आरोग्य विचारधारा है, जो कि अभिप्रेरणा के सिद्धांत के रूप में भी हम इसको ले सकते हैं। तीसरा युग है आधुनिक विचारधारा का युग, मॉडर्न थॉट इरा, सिंस 1952 टिल नाउ। कुछ लोग इसे 1970 से मानते हैं, कुछ लोग इसको 1950 से। किम्ब्रो एवं माइकल महोदय ने इस काल के व्यवस्था सिद्धांत को मूर्त, मुक्त एवं सामाजिक जीवन, सामाजिक व्यवस्था एवं संगठनात्मक व्यवस्था माना। 1950 के बाद प्रशासन के क्षेत्र में विभिन्न विचारधाराओं के एकीकरण एवं संयोजन का दौर प्रारंभ हुआ तथा कई नवीन प्रवृत्तियों का विकास किया। इन प्रवृत्तियों की हम चर्चा करते हैं। पहला है प्रणाली विचारधारा। ये सिलेबस में भी है, इसके लिए इसका विस्तृत अध्ययन भी करेंगे। यह विचारधारा संगठन को पृथक पृथक विभागों, कार्यों एवं संसाधनों के संकलन के रूप में नहीं, वरन एकीकृत संपूर्णता, संगठित इकाई या समन्वित पद्धति के रूप में मानती है। यानी जो भी आपकी सिस्टम एनालिसिस थ्योरी है, सिस्टम थ्योरी है, वो संगठन को विभागों में बटा हुआ नहीं मानती है। कार्यों और संसाधनों का एक संकलन, इंटीग्रेशन मानती है। ये संपूर्ण रूप से एकीकृत हैं। दूसरी विचारधारा गणितीय विचारधारा है, मैथमेटिकल थ्योरी। यह विचारधारा संपूर्ण प्रशासन को एक गणितीय मॉडल मानती है। उनकी यह मान्यता है कि संपूर्ण प्रशासन का एक तार्किक प्रक्रिया है, जिसे गणितीय संकेतों, सूत्रों, चिन्हों, समीकरणों अथवा काल्पनिक मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो गणित में तर्क की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसलिए तार्किक प्रक्रिया मानती है। अगला है संभाव्यता विचारधारा, कंटीजेंसी थ्योरी। यह विचारधारा यह मानती है कि प्रशासन की कोई एक श्रेष्ठ विधि नहीं है, वरन सब कुछ परिस्थिति पर निर्भर है। अतः किसी प्रशासक को वही मार्ग अपनाना होता है जो समय की मांग होती है। इसको भी हम पढ़ेंगे लीडरशिप की थ्योरी में। तो ये संभाव्यता विचारधारा ये मानती है कोई भी एक विधि श्रेष्ठ नहीं है, जो भी है वो सिर्फ परिस्थिति पर निर्भर है। प्रशासक को इसीलिए वही करना चाहिए जो समय की मांग हो। समय के अनुसार उसको थोड़ा बहुत परिवर्तन करते रहना चाहिए। अगला है 7S मैकेंजी मॉडल। तो मैकेंजी हुए हैं, उन्होंने 7S फ्रेमवर्क दिया है। इस मॉडल को थॉमस पीटर्स, रॉबर्ट वाटरमैन तथा रिचर्ड पास्कल आदि के साथ मिलकर मैकेंजी ने तैयार किया। उनके अनुसार संगठनात्मक शासन जो ऑर्गेनाइजेशनल एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके 7 घटक होते हैं, जो कि 7 एस से शुरू हैं। व्यूह रचना, स्ट्रेटजी, संरचना, स्ट्रक्चर, प्रणालियाँ, सिस्टम, स्टाफ, शैली, स्टाइल, कौशल, स्किल, अधिलक्ष्य। इन 7 से मिलकर बना हुआ है 7S। इसमें अंतः निर्भरता का संबंध होता है, यानी ये आपस में एक दूसरे से निर्भर रहने वाली चीज़ें हैं 7S। अतः किसी एक घटक में परिवर्तन होने पर सभी के संयोजन आवश्यक हो जाता है। किसी एक में अगर परिवर्तन हुआ तो सभी का संयोजन करना आवश्यक हो जाता है। सारे S मिलकर ही बनते हैं।
अगला है प्रबंध सूचना पद्धति, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, MIS। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के विकास के साथ ही प्रबंध में सूचना प्रणाली का महत्व बढ़ गया। सूचना प्रबंध एक महत्वपूर्ण संसाधन बन गया है। यह एक ऐसी पद्धति है जिसमें आंकड़ों का एकत्रीकरण, संग्रहण एवं प्रविधियन किया जाता है तथा सूचना के रूप में नियोजन, नियंत्रण तथा निर्णयन के लिए प्रशासकों को उपलब्ध कराया जाता है। दूसरे शब्दों में प्रबंध सूचना पद्धति मानवीय और कंप्यूटर आधारित पूंजी संसाधनों का सम्मिश्रण है। क्या है? प्रबंध सूचना पद्धति, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम मानव यानी व्यक्ति और कंप्यूटर आधारित जो संसाधन है उसका सम्मिश्रण है, उसका मिला जुला रूप है, उसका इंटीग्रेशन है। अगली विचारधारा है जेड विचारधारा, जो कि जापानी विचारधारा से जुड़ी हुई है, जापानी प्रबंधन तकनीक पर आधारित है। यह विचारधारा जापानी प्रबंध दर्शन एवं जापान में प्रयुक्त तकनीकों का दूसरा नाम है। 1981 में विलियम आबूची ने अमेरिकी संगठनों में जापानी दर्शन अपनाए जाने का सुझाव दिया था। यह विचारधारा मानवीय संबंध के सिद्धांतों एवं वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांतों का योग है, यानी इसमें वैज्ञानिक प्रबंध और मानव संबंध प्रबंधन इन दोनों का योग है, दोनों से मिला जुला रूप है इसमें। अब उपयुक्त विवेचनों से स्पष्ट है कि आज भी प्रशासन के क्षेत्र में विचारधाराओं में द्रुत गति से परिवर्तन हो रहे हैं। इसी वजह से प्रशासन के संबंध में कोई एकीकृत विचारधारा बन नहीं पाई है। वस्तुतः शैक्षिक प्रशासन ज्ञान की विविधता, विचारधाराओं के विभिन्न परिवेश तथा उसकी विकासोन्मुख प्रकृति के कारण ही ऐसा हुआ है। तो ये तो था आज का वीडियो, जिसमें हमने जाना कि शैक्षिक प्रशासन या प्रशासन का विकास धीरे धीरे किस प्रकार हुआ। 1900 से लेकर 2023 तक किस तरह प्रशासन में परिवर्तन आए। इसके साथ साथ कुछ और नई तकनीकें आई हैं, जैसे PERT और तकनीकें आई हैं जिनका बाद में अध्ययन करेंगे डिटेल से। PERT प्रोग्राम और प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, क्रिटिकल पाथ मेथड, CPM, MBO मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, SWOT S स्ट्रेंथ, W वीकनेस, O अपॉर्चुनिटी, T थ्रेट एनालिसिस। SWOT एनालिसिस इसको बोलते हैं। इन सब का विस्तृत अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये सिलेबस में आपके सिलेबस में हैं और अति महत्वपूर्ण हैं। इनका तुलनात्मक अध्ययन भी करेंगे जिनका ज़रूरी होगा, जैसे PERT और CPM का तुलनात्मक अध्ययन ज़रूरी है। इन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन भी करेंगे, लेकिन अगले वीडियोज़ में करेंगे ऐसा हम। और ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इससे समझ आएंगे। कुछ क्वेश्चंस हम इसमें आपसे बाद में पूछेंगे भी। तो अभी पूछते हैं आपसे एक क्वेश्चन, वैज्ञानिक प्रबंध का जन्मदाता किसे माना जाता है? दूसरा क्वेश्चन, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, ये पहला ही क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है
ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही का जनक किसको माना जाता है? तो आप इसको इन 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जो भी इन प्रश्नों के उत्तर देगा उनके नाम अगले वीडियो में शामिल किए जाएंगे। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाने के लिए शेयर करिए। यदि कुछ कमी लगी हो तो कमेंट करिए। और यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या शिक्षा शास्त्र से संबंधित आपको वीडियो देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।